फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आज अपना नया टॉपिक, नई यूनिट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसको हिंदी में अनावृत बीजी कहा जाता है। देखिए, जिम्नोस्पर्म में यह जिम्नोस्पर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जिम्नोस और प्लस स्पर्मा। जिम्नोस का अर्थ होता है नेक्ट और स्पर्मा यानी सीड। इसका मतलब नग्न और बीज। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? नग्न बीजी। इसको क्या कहा जाता है? नग्न बीजी पादप। नग्न बीजी पादप या अनावृत बीजी। अनावृत, अना प्लस आवृत, यानी अना मतलब नहीं, आवृत मतलब आवरण, और बीजी का मतलब बीजों पर। बीजों पर किसी भी प्रकार का कठोर आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे पादप जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। वे पादप जिनके बीजों पर कठोर आवरण नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द जो है सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने दिया था। जिम्नोस्पर्म शब्द सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने दिया। जिम्नोस्पर्म वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया? थियोफ्रेस्टस ने इस वर्ड को दिया। इस प्लांट ग्रुप के अंदर वे सभी पादप शामिल है जिनके बीज नग्न होते हैं या बीज अनावृत होते हैं। तो इसमें सभी बीज अनावृत या नग्न होते हैं। उन सभी प्लांट्स ग्रुप को इसमें शामिल किया गया है। अगर बीज नग्न हो गए तो इसका मतलब उसमें क्या नहीं होगा? अंडाशय फल भित्ति रहित होगा। अंडाशय में फल भित्ति नहीं पाई जाएगी, अर्थात अंडाशय फल भित्ति रहित। अंडाशय फल भित्ति रहित होता है। अगर अंडाशय फल भित्ति रहित है तो इसका मतलब इनमें बीज जो है फल भित्ति के द्वारा आवृत नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब इसमें बीज फल भित्ति द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं, घिरे हुए नहीं होते हैं, यानी फल भित्ति रहित होते हैं। बीज जो होते हैं वो फल भित्ति रहित होते हैं। इस प्रकार के प्लांट्स जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है गोबेल। गोबेल के अनुसार जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो क्या है? फेनरोगैम्स है, अर्थात अंडाशय रहित पादप। गोबेल के अनुसार अंडाशय रहित जिम्नोस्पर्म
फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। फेनेरोगेम्स कहलाते हैं, यानी इनके अंदर फेनेरोगेम्स को अपने ने दो भागों में बांटा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो वे प्लांट जिनके अंदर अंडाशय नहीं पाया जाता है वे जिम्नोस्पर्म फेनेरोगेम्स के भाग होते हैं, अर्थात वे फेनेरोगेम्स जो फल वित्ती रहित अंडाशय वाले होते हैं। इसको अपन दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। गेबेल के अनुसार अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, और अंडाशय युक्त फेनेरोगेम्स एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो गेबेल ने इनके बारे में ये परिभाषा दी। अब अपन बात करें कि जिम्नोस्पर्म के अंदर टोटल स्पीशीज और जीनस कितने पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर लगभग 70 जीनस और 725 के लगभग जातियां जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपने ये जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन अपने चल रहा है। जिम्नोस्पर्म में लगभग 70 जीनस व 725 स्पीशीज, 70 जीनस व 725 स्पीशीज संपूर्ण विश्व के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जातियां जो है वो शीतोष्ण प्रदेशों में या टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं, और कुछ जातियां इसकी ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेकिन इस समूह के प्लांट जितने भी हैं वो अधिकतम प्राचीन यानी पुरातन प्रिमिटिव बीजधारी की श्रेणी में आते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है वो प्राचीन बीजधारी पादपों का समूह है या ग्रुप है। प्रिमिटिव सीड प्लांट, प्रिमिटिव सीड प्लांट ग्रुप कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म है। प्रिमिटिव सीड प्लांट ग्रुप जो है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया, अर्थात टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की योजक कड़ी जो है वो कौन सी है? जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट्स व एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया, क्योंकि इसके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है वो टेरिडोफाइट से मिलते हैं और इसके एडवांस कैरेक्टर है वो एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में इसे रखा गया। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एडवांस कैरेक्टर,
प्रिमिटिव कैरेक्टर और एडवांस कैरेक्टर जो है, एंजियोस्पर्म से इसके एडवांस कैरेक्टर जो है, जो उच्च जिम्नोस्पर्म है उसके कैरेक्टर एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, और जो निम्न जिम्नोस्पर्म है उनके कैरेक्टर टेरिडोफाइट से मिलते हैं। इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट के बीच की योजक कड़ी के रूप में माना गया है। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर इसकी उत्पत्ति को माना गया है कि पैलियोजोइक महाकल्प का एंड जब था उस वक्त जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति को माना गया। जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में हुई। पैलियोजोइक एरा के एंड में जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति को माना जाता है। पैलियोजोइक जो महाकल्प है या पैलियोजोइक एरा है, इसके ऊपरी डेवोनियन काल और निम्न कार्बोनिफेरस काल यानी अपर डेवोनियन पीरियड और लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड ऊपरी डेवोनियन काल व निम्न कार्बोनिफेरस काल में जिम्नोस्पर्म पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे। यानी मैन वेजिटेशन के रूप में पृथ्वी पर ये अपर डेवोनियन काल तथा लोअर कार्बोनिफेरस काल के अंदर ये पृथ्वी पर उपस्थित थे। अब प्रिमिटिव या जो इसके निम्न जिम्नोस्पर्म है वो हायर क्रिप्टोगेम्स से समानता दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर या उच्च टेरिडोफाइट्स है ये किससे समानता दर्शाएंगे? हायर टेरिडोफाइट्स निम्न जिम्नोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं। इसी प्रकार उच्च जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं। जैसे इसका निटेल्स ऑर्डर है, ये निटेल्स ऑर्डर जो है इसके अंदर जाइलम में वेसल की उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि इसके कैरेक्टर जो है वो एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर जो साइकेडेल्स ऑर्डर है, साइकेडेल्स ऑर्डर के कैरेक्टर जो है वो टेरिडोफाइटा से मिलते जुलते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्लांट्स जो है वो उच्च टेरिडोफाइट से समानता दर्शाते हैं। तो इसके अंदर निटेल्स
ऑर्डर के मेंबर, नीटेल ऑर्डर के मेंबर के अंदर एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते करैक्टर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, जाइलम में वेसल्स की प्रेजेंस, जाइलम में वेसल की उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि जिम्नोस्पर्म के जो करैक्टर हैं वो किससे मिलते हैं, एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। जबकि इसके अंदर जो निम्न जिम्नोस्पर्म है वो हायर क्रिप्टोगेम्स से समानता दर्शाते हैं। तो इसके साइकेडेल्स के ऑर्डर के सदस्य जो है, साइकेडेल्स जिम्नोस्पर्म के करैक्टर टेरिडोफाइटा के प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पे साइकेडेल्स ऑर्डर के सदस्य, साइकेडेल्स ऑर्डर के सदस्यों से समानता उच्च टेरिडोफाइट से है कि उच्च टेरिडोफाइट जितने भी हैं, जैसे मार्सिले वगैरह, ये जो है वो उच्च टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। इनके अंदर जो कॉन की उपस्थिति है वो जिम्नोस्पर्म में जिस प्रकार से कॉन बनते हैं, जैसे इक्विसिटम है, इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स है। इक्विसिटम के करैक्टर जो है इसी जिम्नोस्पर्म के उपस्थित कॉन के जैसी संरचना वाले उसमें इक्विसिटम के अंदर कॉन पाए जाते हैं। इक्विसिटम के अंदर नोड, इंटरनोड भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जिम्नोस्पर्म से ये उसमें जिस प्रकार जिम्नोस्पर्म में स्केलिल्यूज पाई जाती है वैसी ही स्केलिल्यूज इस इक्विसिटम में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये काफ़ी लक्षणों में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। इसमें काफ़ी समानता दर्शाते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कुछ ऐसे करैक्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के अंदर आपस में समानता लिए हुए हैं, इसीलिए इनको टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा गया। एंजियोस्पर्म के जो करैक्टर है वैसे ही वो हायर जिम्नोस्पर्म के करैक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म के अंदर जीवित और जीवाश्म दोनों प्रकार के प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म में जीवित व जीवाश्म दोनों पादपों को शामिल किया गया। अब इसमें अधिकांश जो है बेनेटाइटेल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडियोडेल्स, इस ऑर्डर के मेंबर्स जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन साइकेडेल ऑर्डर के मेंबर की बात करें तो साइकेडेल ऑर्डर के मेंबर अधिकांश जो है विलुप्त हो गए हैं, लेकिन साइकस एक ऐसा प्लांट है जो वर्तमान में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स की श्रेणी में माना जाता है, जीवित जीवाश्म की श्रेणी में माना जाता है। साइकेडोफिलिकल्स, बेनेटाइटेल्स, इस ऑर्डर के सारे मेंबर्स जो है वो वर्तमान में जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। किसके? साइकेडोफिलिकल्स और बेनेटाइटेल्स। साइकेडोफिलिकल्स और बेनेटाइटेल्स ऑर्डर के मेंबर वर्तमान में जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। ये बेनेटाइटेल्स, साइकेडियोडेल्स और ये साइकेडोफिलिकल्स, इस ग्रुप के मेंबर्स जो है वो वर्तमान में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? वर्तमान में ये जीवाश्मीय फॉर्म के अंदर उपस्थित होते हैं।
लेकिन इस गण के कुछ मेंबर्स जो है वर्तमान में जीवित फॉर्म में भी उपस्थित है, जैसे अपने साइकस वर्तमान में भी उपस्थित है, इसलिए साइकस को जीवित जीवाश्म की श्रेणी में लिया गया है। अब अपने ये जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में अपन जिम्नोस्पर्म की हैबिट की बात करें तो देखिए जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार की हैबिट जो है वो पाई जाती है। हैबिट, जिम्नोस्पर्म को स्वभाव के आधार पे अपन ये सर्ब या एवरग्रीन ट्री, क्षुप या सदाबहार वृक्ष, जिम्नोस्पर्म को सदाबहार, जिम्नोस्पर्म के अधिकांश पादप सदाबहार वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो सर्ब के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अत्यंत छोटा पादप जिम्नोस्पर्म, अत्यंत छोटे पादप जेमिया पिग्मिया, लगभग 25 सेंटीमीटर। जिम्नोस्पर्म अत्यंत छोटे पादप जेमिया पिग्मिया से लेकर विशालकाय वृक्ष सिकोया, सिम्पर वायरेंस, सिकोया सिम्पर वायरेंस, विशालकाय सिकोया सिम्पर वायरेंस जो 400 फीट या 112 मीटर ऊंचाई वाला। जिम्नोस्पर्म अत्यंत छोटे पादप से लेकर विशालकाय वृक्ष तक पाए जाते हैं। ये छोटे जेमिया पिग्मिया पादप से लेकर बड़े विशालकाय जो जिम्नोस्पर्म जो संसार का सर्वाधिक बड़ा वृक्ष माना जाता है सिकोया सिम्परवेंस, इसको दैत्याकार वृक्ष की श्रेणी में लिया गया है। इस प्रकार के वृक्ष जिम्नोस्पर्म के पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के पादप जो है, जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक एडेप्टेशन को दर्शाते हैं। जिम्नोस्पर्म मरुद्भिदीय अनुकूलन को दर्शाते हैं या मरुद्भिदीय अनुकूलन के अनुसार पाए जाते हैं, अर्थात जीरोफिटिक कैरेक्टर वाले पादप होते हैं। तो आज अपने ने जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसकी हैबिट के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।